तो इसके पहले हम लोगों ने मौर्य राजवंश के बारे में क्या क्या जाना था। मौर्य राजवंश की विशेषताएं देखा था। विशेषताओं के साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ का अध्ययन और किया था कि मौर्य राजवंश को जानने के जो ऐतिहासिक और अभिलेखी साक्ष्य हैं उसको हमने देखा था। फिर हम लोगों ने एक व्यापकता के साथ मेगास्थनीज के इंडिका को भी देख लिया था। आज हम लोग मौर्य राजवंश के जो संस्थापक और ये संस्थापक कौन हैं, तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये जो आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखाचार्य भी कहा जाता है। विशाखाचार्य। तो अगर हम लोग विशाखाचार्य को समझें तो इनका जो पहले तो हम लोग इनका समय लिख देते हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर के, नहीं यहाँ आप न लिखें बल्कि आप यहाँ लिख दें कि मौर्य राजवंश का जो समय है यहाँ लिख दीजिए। 322 में चंद्रगुप्त की ताजपोशी हो रही है ईसा पूर्व, और यह जो राजवंश है ये कब तक चलता है, तो आप कहोगे कि सर ये चलता है कहाँ तक, 184 BC तक चलता है। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोग समय क्या रख दें, तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय रखेंगे 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले चीज हमको ये देखिए लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य या विशाखाचार्य। तो ये इनका नाम विशाखाचार्य क्यों रखा गया और किसने रखा था, तो आप याद रखिएगा विशाखाचार्य ये नाम तब रखा गया था जब चंद्रगुप्त जैन मतावलंबी बन गए हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखाचार्य नाम कहाँ दिया गया है, तो आप कहोगे कि सर परशिष्ट पर्वन में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, परशिष्ट पर्वन में दिया गया है। परशिष्ट पर्वन ये किसकी किताब है, तो आप जान लो कि यह हेमचंद्र की किताब है और यह जैन धर्म की किताब है। आपने इतने मैटर को जाना। अब हमको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम तो आपने विशाखाचार्य देखा, कुछ और नाम आपको देखना है। तीसरा जो नाम आपको देखना है वो है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नाम देना है। फिर सेंड्रोकोटस के बाद आपको नाम जो याद रखना है सेंड्रो, ये उतर जाएगा सेंड्रो, और फिर ये कोप्टस हो जाएगा। फिर जो फोर्थ है नेम वो है एंड्रोकोप्टस। एंड्रोकोप्टस, ठीक है। सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोप्टस, या कोटस कर लीजिए, एंड्रोकोटस। तो ये जो नाम है ये किसने रखा है, चंद्रगुप्त का ये जो नाम है ये किसने रखा है, तो आप बताएंगे कि यह नाम यूनानी लेखकों ने रखा है। तो सेंड्रोकोटस नाम किसने रखा, ये 3 लोगों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस नाम रखा है। ये नाम एक है स्ट्रैबो, दूसरा है एरियन और तीसरा है जस्टिन। हमने आपको सबकी किताबों के बारे में बता रखा था कि स्ट्रैबो की किताब है ज्योग्राफी और एरियन की किताब है एनाबिसस और जस्टिन की है एपिटोम। इसके पहले वाले क्लास में ये बताया जा चुका है। फिर जो सेंड्रोकोप्टस नाम रखा गया है ये किसने रखा है, तो आप कहोगे यह नाम फिलार्कस ने रखा है। फिलार्कस। अब एंड्रोकोप्टस ये जो नाम है ये किसने रखा, तो आप बोलोगे कि सर ये प्लूटार्क ने लाइव्स में रखा है। प्लूटार्क, और इनकी जो किताब है आप जानते हैं वो है लाइव्स। लेकिन अब हमको इधर आ जाना है, और ये जो तीनों नाम हैं इन तीनों नामों को चंद्रगुप्त का नाम बताया। ये कहा कि चंद्रगुप्त के नाम
का यह यूनानी रूपांतरण है। किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। ये विलियम जोन्स कौन है? तो आप कहोगे कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के यह संस्थापक हैं। इंडिया मत कर दीजिएगा, बंगाल के यह संस्थापक हैं। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई क्यों थी विलियम जोन्स ने? तो आप कहोगे कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है, भारत का जो प्राचीन गौरव गरिमा है, उसी को लिखने के लिए बनाई है। क्लियर? अब ये सब कुछ तो इनका साहित्यों में नाम है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि वो पहला अभिलेख कौन है, ठीक है, जिसमें या अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त का नाम लिखा गया है, तो आप कहोगे कि सर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त का नाम उत्कीर्ण है अपने पोते मतलब बेटे के बेटे अशोक के साथ है। क्लियर? और अब जब हम लोग इतनी बातें जान गए तो अब हमारे सामने एक प्रश्न और आता है। वो प्रश्न है कि हम थोड़ा इनका बचपन देख लेते हैं, लेकिन बचपन को जानने से पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भारतीय संसद है, या भी रुक जाइए थोड़ा बता लेते हैं, फिर आपको ये मैटर जोड़ के बताते हैं, अन्यथा आप रटने के लिए विवश हो जाएंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग आप डालेंगे? तो आप कहेंगे कि इनका बचपन। तो बचपन में कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सी एक बात लिखनी है कि इनके पिता कौन है, पिता और माँ। तो आप कहेंगे कि सर पिता हैं सूर्यगुप्त, गुप्त, और इनकी जो माँ है वो है शिवा। अगर मान लीजिए शिवा विकल्प में नहीं दिया गया है तो आप कह दीजिएगा मुरा देवी, मुरा देवी। अब इसी मुरा के नाम पर यह मौर्य राजवंश बनेगा। क्लियर? लेकिन अब हम आपको बताएं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो आप याद रखिएगा ये पिपलीवन में जन्मे हैं, पिपलीवन में जन्मे हैं। और पिपलीवन किसके लिए प्रसिद्ध था? मोरों के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर? और यही मोर मौर्यों का राजकीय चिन्ह भी है। पिपलीवन किसके लिए है? मोरों के लिए प्रसिद्ध है, और मोर ही मौर्यों का राजकीय चिन्ह है, मतलब डायनेस्टिक एम्बेलम है, इनका राजकीय चिन्ह है। आपने ये जान लिया। क्लियर? और अब हम आगे चलेंगे। मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो आप कहोगे ग्रून ब्रेडल ने बताया था। ग्रून ब्रेडल ने बताया, ब्रेडल ने बताया था। क्लियर? जब आप इतना जान गए तो आप एक चीज याद रखिएगा, कपिल वस्तु से ये लोग भाग करके कहाँ आए थे? पिपलीवन आए थे। ये आपको पढ़ाया जा चुका है ना कि प्रसन्नजीत का बेटा विडब्बू है। विडब्बू ने कपिल वस्तु पर जब आक्रमण किया था तो कपिल वस्तु के साथ के भाग करके पिपलीवन में आए थे और यहीं पर बस गए थे, और यहाँ से ही ये मोरी छत्री के नाम से जाने गए। लेकिन किसी स्थानीय युद्ध में, लोकल वॉर है जिसमें सूर्यगुप्त मार दिए गए थे, तो इनकी जो माँ है शिवा, ये क्या बन गई? विडोवर बन गई या विधवा बन गई। तो ये शिवा अपने नवजात शिशु को लेकर अपने मायके कुसुमपुर चली गई। मायके, तो इनका जो मायका है, शिवा का जो मायका है वो कहाँ है? कुसुमपुर है, कुसुमपुर। अब ये कुसुमपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो आप कहोगे सर कुसुमपुर ही वर्तमान में पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। तो देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है, एक तो कुसुमपुर पूछ देगा, दूसरा पाटलिपुत्र पूछ देगा। ठीक है?
और जब ये माँ कुसुमपुर या पाटलिपुत्र आई तो आप याद रखेंगे फिर यह जीवन यापन का एक प्रॉब्लम आएगी कि कैसे ये जीवन यापन करेगा। तो ये माँ ने क्या किया, कुसुमपुर में रहते हुए इस बच्चे को ग्वाले मतलब यादव, अहीर, ठीक है, तो ग्वाले या यादवों या अहीरों के गौशाला में भेज दिया। और इसी गौशाला में इस बच्चे का विकास हो रहा था कि एक दिन यह राजकिलम खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था? राजकिलम खेल को खेल रहा था। और उधर से ही चाणक्य गुजर रहे थे, चाणक्य या कौटिल्य गुजर रहे थे। तो इस खेल में जिस प्रकार से यह बच्चा न्यायाधीश बन करके और राजा बन करके निर्णय दे रहा था, उससे ये बहुत प्रभावित होते हैं। कौन? चाणक्य। और फिर ग्वालों के पास जाते हैं और ग्वालों से 1000 कारसर्पण में इस बच्चे को क्रय कर लेते हैं या खरीद लेते हैं। और खरीद करके इस बच्चे को लेकर के यह अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ाते थे, तक्षशिला, मतलब चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और तत्व विज्ञान विभाग में शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं। क्लियर? तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी लेके चले जाते हैं और इसी तक्षशिला में किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें, यहाँ आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जो भारतीय संसद है उसके ठीक सामने एक पिलर पर एक चरवाहे की आकृति है और यह चरवाहा बांसुरी बजा रहा है। तो ये चरवाहा कौन है? तो आप कहोगे कि सर ये चरवाहा चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, और अब हमको याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो हम लोग बचपन देख रहे थे, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका यौवन कैसे बीत रहा है। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त हैं इनकी 2 पत्नियां हैं। एक है दुर्धरा और दूसरी है यूनानी लड़की या सेलुकस निकेटर की बेटी या भतीजी हेलेन। तो यही जो दुर्धरा है, चंद्रगुप्त और दुर्धरा, इसी से बिंदुसार का जन्म हुआ था। बिंदुसार का जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब आप देखेंगे धर्म परिवर्तन। चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म परिवर्तन किया था क्या? आप कहेंगे यस सर, धर्म परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, क्यों धर्म परिवर्तन किया था? तो आप याद रखेंगे वैदिक जो कर्मकांड हैं, उन वैदिक कर्मकांडों, यज्ञवाद, पुरोहितवाद से ऊब करके इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म को अपना लिया और अपना शिक्षक किसे माना था? भद्रबाहु को माना था। दिगंबर भद्रबाहु। ये भद्रबाहु कौन है? आप कहोगे कि सर ये दिगंबर मतावलंबी हैं। और इसी भद्रबाहु के साथ इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गुजारते हैं और यहीं पर श्रवण बेलगोला में इन्होंने गुजारा है अपना कौन सा समय? अपने जीवन का अंतिम समय। ठीक है बच्चों, और यही श्रवण बेलगोला में इन्होंने संलेखना ले लिया था। मतलब संलेखना विधि से इन्होंने अपने जीवन को त्यागा है। संलेखना क्या है? आप कहेंगे सर काया क्लेश है। ठीक है, अपने शरीर को कष्ट में रखते हुए अपने जीवन का अंत कर देना ही संलेखना है। क्लियर? तो आपने ये चीज़ देखा और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जो टोटल लाइफ स्पॉन है, जीवन काल है, वो कितने साल का है? 48 वर्ष का है। ठीक है, तो आप धर्म परिवर्तन के बाद आप एक चीज और जान लें कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य क्या है। तो उसको हेडिंग आप डाल दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या कार्य है। वो मैटर आप जरूर याद रखिएगा कि जो हमने कहा था कि भारतीय संसद के ठीक सामने एक पिलर पर एक चरवाहे की आकृति है और ये चरवाहा कौन है? तो ये चरवाहा है चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है ना। और अब आइए हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या कार्य हैं।
तो फर्स्ट चीज आप याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य हैं, मौर्य के कार्य, तो उसमें आप यहां से उठाइएगा, नंबर 1 0 से उठाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब तक्षशिला में था या तक्षशिला में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय इस देश पर सिकंदर का आक्रमण चल रहा था, सिकंदर का आक्रमण चल रहा था। तो इनके शिक्षक जो हैं चाणक्य या कौटिल्य, चंद्रगुप्त को निर्देश देते हैं कि वह सिकंदर के पास जाए और घनानंद के विरुद्ध उनसे सहयोग मांगे, सैन्य सहयोग मांगे। तो चंद्रगुप्त सिकंदर के पास जाता है और यह सहयोग की मांग करता है, ठीक है। लेकिन प्लूटार्क कहता है, कौन कहता है? प्लूटार्क कहता है, प्लूटार्क, कि इससे सिकंदर नाराज हुआ और इस लड़के की हत्या का निर्देश दे दिया। लेकिन किसी तरह से भाग करके चंद्रगुप्त ने अपनी जान बचाई थी और अपने शिक्षक के पास पहुंचा था। और तब उसके शिक्षक ने कहा कि अब तुम में राजकीय गुण आ चुके हैं, क्योंकि एक राजा में या सम्राट में शेर की तरह से दहाड़ने की और लोमड़ी की तरह से भागने की क्षमता होनी चाहिए या गुण होना चाहिए, और ये तुम में आ चुका है। खैर, ये तो आपने देखा कि एक बहुत बेसिक चीज़ है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं इनका दूसरा कार्य। तो दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया? दूसरा कार्य है, ये 2 चीज़ें हम लिख रहे हैं और उसमें से आपको एक चुनना है। तो देखिए, जो हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं उसमें ये है कि विदेशियों को देश से निकालना या मुक्त कराना, विदेशियों से देश को मुक्त कराना, एक काम तो इनका ये है। दूसरा है देश में नंदों के घृणित शासन का अंत करना, शासन का अंत करना। अब आपके सामने एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें वो पहले कौन सा कार्य करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर, पहला काम जो करेंगे वो विदेशियों से देश को मुक्त कराएंगे। क्यों? ये काम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, या कौटिल्य या चाणक्य की किताब क्या है? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या लिखा? बच्चों, एक बात लिखा है। क्या लिखा है? कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह घृणित देशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। मतलब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि देशी शासन चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन हर अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा ही होता है। मतलब ये कितना भी घृणित क्यों न हो, इनसे तो बेहतर ही है। तो हम पहले किसको निकालेंगे? विदेशियों को निकालेंगे ना। तो लेकिन अब तो आपकी हेडिंग क्या होना चाहिए? विदेशियों से देश की मुक्ति। ये आपकी हेडिंग हो जानी चाहिए। मतलब हमने कहा है आपसे कि देशी शासन चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन वह अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा ही होता है। क्लियर हो गया? अब विदेशियों से देश में मुक्ति की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं कैसे उन्होंने मुक्त कराएंगे, विदेशियों से देश को कैसे मुक्त कराएंगे। तो बच्चों देखो, विदेशियों से मुक्त, विदेशी कौन है? सिकंदर है और उनकी फौज है, उनके प्रशासन है, उनसे मुक्त कराना है। कैसे मुक्त करा लेंगे आप? कैसे मुक्त करा लेंगे भाई? उनके पास फौज है और आप क्या हैं? एक बूढ़े से शिक्षक और एक आप, तो आप कैसे मुक्त करा लेंगे? तो आप बच्चों याद रखना, इसके लिए चाहिए सेना। सेना तो इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त का कार्य होगा विदेशियों से देश को मुक्त कराने के लिए क्या चाहिए उनको? सेना। तो सेना के लिए क्या करना चाहिए उनको? सेना का निर्माण करना होगा। तो आप कहेंगे कि सैन्य निर्माण है, सैन्य निर्माण, ये हो गया सैन्य निर्माण। तो ये सैन्य निर्माण कैसे करेंगे? सैन्य निर्माण का इन्होंने 2 रास्ता अपनाया है। एक देखिए, एक रास्ता तो ये है कि यह नॉर्थ वेस्ट में या उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जैसे चोर हैं,
चोरों के सरदार हैं, चोरों के सरदार। और तीसरा कौन है? मलक्ष है। चौथा कौन है? आटविक है। पांचवा कौन है? तो आप कहोगे शस्त्रोपजीवी श्रेणियां हैं। शस्त्रोपजीवी श्रेणियां हैं, ठीक है। शस्त्रोपजीवी श्रेणियां का मतलब शस्त्रों को बना करके उसको बेच करके अपने जीवन का निर्वहन करने वाले लोग। आटविक क्या है? जंगली लोग हैं। मलक्ष मतलब गंदा काम करने वाले लोग हैं। चोर ये तो सब आप जान ही रहे हैं। तो ये उत्तर पश्चिम के असामाजिक तत्व हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इनके बीच पहुंचता है। तो ये लोग क्या करेंगे? चंद्रगुप्त के साथी बनेंगे या नहीं? तो ये सभी चंद्रगुप्त को स्वीकार कर बैठे। इसका मतलब अब चंद्रगुप्त के पास जनबल आ गया। लेकिन क्या जनबल से आप फौज का सामना कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इन्होंने केवल नौजवान प्राप्त किया है, लेकिन ये नौजवानों को प्रशिक्षण देना है। तो अब ये देखिए, प्रशिक्षण देने के लिए वो क्या करेंगे? इन नौजवानों का प्रशिक्षण कैसे कराएंगे वो? तो इसके लिए उन्होंने एक कार्य किया। सिंध में जो यूनानी क्षत्रप है वो कौन है? तो आप कहोगे कि सर फिलिप है। सिंध में यूनानी क्षत्रप या यवन क्षत्रप। यूनानी क्षत्रप कौन है? गवर्नर। क्षत्रप मतलब गवर्नर। ये फिलिप है। तो जो फिलिप की फौज है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आप कहोगे कि सर फिलिप की जो फौज है इसका निर्माण दो लोगों से हुआ है। एक तो भारतीय नौजवानों से होगा, दूसरा यूनानी नौजवानों से होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसी फौज में क्या करता है? सेंध लगा देता है, इंटर कर जाता है। और जब इंटर कर जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रीयता का बीज बो देता है। और जब वो राष्ट्रीयता का बीज बोएगा तो ये भारतीय जो फौज है ये बगावत कर जाएगी। और जब बगावत करेगी तो अपने ही साथियों का भी कत्ल कर देगी। और फिर अपने साथियों के हथियारों को लूटते हुए, उनकी हत्या करते हुए, फिलिप की भी हत्या करते हुए ये लोग कहाँ आ जाएंगे? चंद्रगुप्त के साथ आ जाएंगे। तो ऐसा करने से चंद्रगुप्त को दो चीज़ें मिल गई। एक तो प्रशिक्षित फौज मिल गई और दूसरा सेना का साजो सामान मिल गया, अस्त्र शस्त्र मिल गया। और अब जब ये चीज़ें हो गईं तो उन्होंने क्या किया कि यही जो फौज आई इसी से उन्होंने इनको प्रशिक्षित करा दिया। किसको प्रशिक्षित करा दिया? ये जो जनबल है इसको प्रशिक्षित करा दिया। आपको समझ में आ रहा है ना? तो अब आप याद रखिएगा, तो जब ये चीज़ें आई तो सिंध पर पहला अधिकार, याद रखिएगा गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है, किताबों में। पंजाब पर नहीं, सबसे पहले अधिकार किस पर हो रहा है? सिंध पर हो रहा है, पंजाब पर नहीं हो रहा है। पंजाब पर 317 एडी में, बीसीई में किसका आक्रमण हो रहा है? किसका अधिकार हो रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो आप कहोगे कि सर सिंध की घटना को देख करके पंजाब का क्षत्रप यूडेमस, यूनानी क्षत्रप कौन है? यूडेमस, इसने क्या किया? बिना युद्ध किए ही ये भाग गया। इस प्रकार उनको पंजाब मिला था, ठीक है। अब हमको याद रखना है, एक कोटेशन याद रखना है कि सिंध की विजय पर जस्टिन ने कहा था कि भारतीयों ने अपने कंधे पर पड़े हुए गुलामी के जुआ, ठीक है, जब हम लोग खेत में बैल लेकर के जोतने जाते हैं तो बैलों के कंधे पर क्या रखा जाता था? जुआ। तो वही कह रहा है कि जस्टिन कहता है कि सिंध पर अधिकार करके यह सिद्ध कर दिया गया कि भारतीयों ने अपने कंधे पर पड़े हुए जुए को, गुलामी के जुए को उतार फेंका। फिर इसके बाद विदेशियों से जब उन्होंने मुक्त करा लिया तो अब बात आती है कि देश में नंदों के अत्याचार से कैसे मुक्ति कराएंगे। तो आप दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा, नंदों का विनाश। नंदों का विनाश। तो बच्चों हमें याद रखना होगा कि नंदों का विनाश
कैसे हुआ, तो आप कहोगे कि सर बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि मिलिंद पन्हों में इसका विवरण दिया गया है और कहा गया है कि यह युद्ध बहुत भयानक युद्ध था और इसमें घनानंद का जो सेनापति है भद्रसाल, ये मार दिया गया था। ठीक है, इससे ज़्यादा मैटर प्रमाणित नहीं है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अब दूसरी हेडिंग डाल दें आप, सेल्यूकस से युद्ध, सेल्यूकस से युद्ध, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। तो आइए देखते हैं सेल्यूकस निकेटर से इन्होंने कब युद्ध किया है, कैसे किया है। तो हेडिंग डाल दीजिए, सेल्यूकस निकेटर, और युद्ध दिखाना है तो हम ऐसे दिखा देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये कब होता है, तो आप दिखा देना 305 BC में होता है, BCE, ईसा पूर्व में होता है। क्लियर ना। अब आप याद रखेंगे कि ये सेल्यूकस है कौन, तो आप कहेंगे एंटियोकस का बेटा है, एंटियोकस का बेटा है। तो सेल्यूकस के बारे में आप ऐसे करिए कि इनके पिता को ऐसे दिखा दीजिए और माँ को ऐसे दिखा दीजिए। तो पिता कौन है, एंटियोकस है, और इनकी माँ कौन है, तो आप बोलोगे कि सर लेआडायस, लेआडायस, ये इनकी माँ है और इन्हीं की संतान के रूप में सेल्यूकस निकेटर का जन्म हुआ था। कोई डेट नहीं बताई जा सकती। सेल्यूकस निकेटर में एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये इसकी उपाधि है। सेल्यूकस निकेटर की 2 उपाधियाँ हैं। एक तो निकेटर है, निकेटर का मतलब होता है विजेता, विनर, विजेता, और इनकी दूसरी उपाधि है और वह है बेजिलियस, बेजिलियस। और बेजिलियस का मतलब क्या होता है, किंग, राजा। बेजिलियस का मतलब है राजा। तो इसी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त पर 305 BC में आक्रमण किया था, लेकिन जस्टिन, एपियन और प्लूटार्क, किसने, जस्टिन ने, एपियन ने और प्लूटार्क ने इस युद्ध का विवरण तो दिया है, परंतु यह कोई नहीं बताता कि इसमें कौन हारा और कौन जीता। लेकिन निश्चय ही इसमें सेल्यूकस निकेटर हारता है। क्लियर। और इस हार के बाद उसने संधि किया है। किससे संधि करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करता है। ठीक है, तो इस संधि में क्या क्या है, तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि सेल्यूकस की बेटी हेलेन की शादी किससे हो रही है, मतलब विवाह संबंध हो रहा है, विवाह लिख लीजिए बस, विवाह संबंध स्थापित हो रहा है। मतलब सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी हैं हेलेन, उनकी शादी किससे हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य से हो रही है। और दहेज में क्या मिल रहा है, दहेज में तो आप कहेंगे सर काबुल मिलता है। काबुल को यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो आप कहोगे कि सर पेरोपनिसडाई कहा गया है, पेरोपनिसडाई कहा गया है। ये आपने पढ़ लिया, दहेज है ये, दहेज। क्लियर। और क्या मिला इनको दहेज में, आप कहेंगे कि सर आर्कोशिया मिलता है। आर्कोशिया क्या है, आप कहोगे कि सर यही कांधार है, कांधार। ठीक है। और भी कुछ मिलता है, आप कहेंगे जेड्रोसिया मिलता है। अब ये जेड्रोसिया क्या है, आप कहेंगे सर वर्तमान का बलूचिस्तान है। फिर अगर आपसे पूछा जाए और क्या मिलता है, एरिया मिलता है। एरिया क्या है, तो आप कहेंगे हेरात है, हेरात। तो ये वर्तमान का हेरात है। तो इतने स्थान या क्षेत्र किसको मिल गए, आप कहेंगे कि सर ये मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में। तो जब आपने इतनी चीज़ें कर लिया तो अब आपके सामने एक प्रश्न उत्पन्न होकर आता है यहाँ। ठीक है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं कहाँ पहुँच गई, ईरान तक पहुँच गई। और आप एक चीज़ आपको और याद रखना है, और वो है कि इसी समय
सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत आता है और वह राजदूत क्या है? मेगास्थनीज है। और हमने आपको इसके पहले वाले पीरियड में बता दिया था कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है मेगास्थनीज, लेकिन मेगास्थनीज ये कहाँ से आता है? आर्कोसिया से आता है। ठीक है, बताया जा चुका है ये चीज़ें। फिर आप याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी ससुराल को या सेल्यूकस निकेटर को या ससुर को कुछ दिया था। वो क्या दिया था? आप कहेंगे 500 हाथियों का उपहार दिया था। अब हमारे सामने एक चीज़ और आता है, और वो क्या है? तो आप कहेंगे बच्चों, साम्राज्य विस्तार की बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक है। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग देखना चाहें तो दक्षिण भारत चलते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में व्याख्या कौन करता है। तो दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है या नहीं है, या साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत में, ये देखिए लिख दिया है साम्राज्य विस्तार। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो बच्चों हमको देखना है कि संगम साहित्य में क्या लिखा गया है। तो आप कह देंगे कि जो संगम साहित्य है, उन संगम साहित्यों में, ठीक है, प्रमुख साहित्य क्या है? आप कहेंगे मामूलनार का लिटरेचर है, मामूलनार। तो मामूलनार ने, ठीक है, और इन्होंने अपने साहित्य में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत में आक्रमण हुआ था। ठीक है, और एक चीज आप और याद रखिएगा, 2 संगम साहित्य और हैं। एक है अहनानूर, और दूसरा क्या है? आप कहेंगे पुरनारूर। ठीक है, रूरू। तो पुरनारूरू, ये 2 ऐसे लिटरेचर हैं जिससे ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत अभियान किया था। और एक चीज याद रखिएगा, और दक्षिण भारत में दक्कन का हिस्सा, या आप कह सकते हैं कि कर्नाटक का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ये जो है मौर्य साम्राज्य के अंदर था। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अशोक का ब्रह्मगिरी में अभिलेख नहीं खड़ा होता। पेन्नार नदी के तट पर यह ब्रह्मगिरी अभिलेख है, तो निश्चय ही कि यह चंद्रगुप्त ने ही जीता था, क्योंकि चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक दोनों ने दक्षिण में कोई विजय नहीं किया है। इसका मतलब यह कि बिंदुसार और अशोक को यह दक्षिण भारत का जो भूभाग मिला है, यह वसीयत में मिला था। तो आपने एक चित्त सिद्ध कर लिया कि दक्षिण में इनका साम्राज्य था। और एक और तरीके से आप सिद्ध करते हैं दक्षिण साम्राज्य को। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन कहाँ खत्म किया था? कर्नाटक में खत्म किया था। और कर्नाटक में कहाँ पे खत्म किया था? तो आप कहोगे कि श्रवणबेलगोला में किया था सर, श्रवणबेलगोला। तो ये श्रवणबेलगोला में कैसे जा सकते थे? जब ये इनके साम्राज्य में होगा तभी तो जाएंगे आप, ठीक है, तभी तो आप जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। और एक चीज आपको और याद रखना है, बृहद कथा कोश और परशिष्ट पर्वन दोनों में एक ही जानकारी दी गई है कि भद्रबाहु से दीक्षित होने के बाद, जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद विशाखाचार्य कहाँ गए थे? आप कहेंगे कि श्रवणबेलगोला गए थे, और यहीं पर इन्होंने अपने जीवन का अंत किया था। कौन कौन किताब में? बृहद कथा कोश, और एक हमने आपको पहले से ही बता रखा है। किसकी है ये? हेमचंद्र की है। अब हम लोग देखते हैं कि पश्चिम भारत में इनका साम्राज्य कहाँ है।
तो आप कहेंगे कि सर पश्चिम भारत में इन अशोक का अभिलेख कहाँ पर खड़ा है? आप कहेंगे कि सर महाराष्ट्र के सोपारा में खड़ा है। तो क्या अशोक ने कोई विजय किया था क्या पश्चिम भारत की? नहीं। बिंदुसार ने किया था क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पर अशोक का अभिलेख कैसे खड़ा हो गया? तो जाहिर सी बात है कि वो वसीयत में ही था, वसीयत में इतना बड़ा साम्राज्य मिला था। ठीक है, लेकिन आपको एक पॉइंट और बता देते हैं ताकि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आप मैटर को प्रस्तुत कर सकें। देखिए, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा गया है? चंद्रगुप्त को सौराष्ट्र का स्वामी बताया गया है। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं मिल सकता। चंद्रगुप्त को सौराष्ट्र का स्वामी बताया गया है। क्लियर हो गया? ये सौराष्ट्र का स्वामी, सौराष्ट्र का, ये बीच में का छोड़ गया है, उसको कर लीजिएगा, सौराष्ट्र का स्वामी कहा गया है। ठीक है, और ये भी आप याद रखेंगे कि सौराष्ट्र के इसी स्वामी ने, जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र के इसी स्वामी ने अपने गवर्नर, सौराष्ट्र के अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये सब कैसे हो सकता है? जब ये इनके साम्राज्य में होगा तभी तो होगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कश्मीर क्या मौर्य डायनेस्टी में है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि रातरंगड़ी लिखती है। कौन लिखता है? कश्मीर। आइए उत्तर में चलते हैं। दक्षिण देखा हम लोगों ने, पश्चिम देखा, अब हम लोग उत्तर आते हैं। तो अगर हम लोग उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में हमारे सामने आता है कश्मीर, और कश्मीर में मौर्यों का साम्राज्य है, ये बताता है कौन? आप कहेंगे रातरंगड़ी। किसकी किताब है रातरंगड़ी? आप कहोगे सर वो कल्हण की किताब है, कल्हण की किताब है। और कल्हण रातरंगड़ी में क्या लिखता है? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था, और श्रीनगर में उन्होंने विजयेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया था, शैव मंदिर का निर्माण किया था। बच्चों एक बात याद रखिएगा, रातरंगड़ी लिखती है कि अशोक मूल रूप से शैव मतावलंबी था, वो तो बाद में परिवर्तित हुआ है बौद्ध धर्म में। क्लियर? एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। फिर आइए बंगाल देखते हैं पूर्व में। तो आप कहेंगे बंगाल क्या मौर्यों के साम्राज्य में था? आप कहेंगे सर बिल्कुल था। कैसे आप कह सकते हो? तो आप कहेंगे कि सर बंगाल में, या सॉरी बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए बंगाल या बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश कर लीजिए। बांग्लादेश में चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान अभिलेख मिलता है, महास्थान अभिलेख मिलता है। आप इसे अभिलेख को पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में बोगरा जिले के महास्थान से इनका अभिलेख मिलता है। ठीक है ना? तो ये कब हो सकता है? अभिलेख कहाँ से मिलेगा? जब इन्होंने विजय किया होगा तभी तो करेंगे। फिर अब आता है कलिंग। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि इनका जो साम्राज्य है वह कलिंग तक था। और फिर आपको यहाँ लिख देना होगा, प्लूटार्क ने कहा है लाइफ्स में, प्लूटार्क की किताब क्या है? लाइफ्स में प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की बड़ी सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद दिया था। ठीक है ना? अब बच्चों हमारे सामने एक बात आती है कि अब हम लोग ऐसा तरीका अपना लें कि हमें कभी भूले ना। तो आप ऐसे बना लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक है? आप कहेंगे सर उत्तर में हिंदुकुश पर्वतमाला है, हिंदुकुश पर्वतमाला है। क्लियर? हिंदुकुश पर्वतमाला। क्लियर? आगे हमको कर देना है कि प्रोफेसर स्मिथ ने हिंदुकुश को ही वैज्ञानिक सीमा बताया है, मौर्यों की वैज्ञानिक सीमा या विभाजक रेखा माना है। विभाजक रेखा या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक सीमा। ठीक है, यह माना है। क्लियर? तो उत्तर में आपने देखा हिंदुकुश पर्वतमाला, और दक्षिण में अभी हमने बताया था पेन्नार नदी, क्योंकि पेन्नार नदी के तट पर ही ब्रह्मगिरी अभिलेख खड़ा है। पश्चिम में अभी हम लोगों ने देखा कि सौराष्ट्र है, और इसके बाद हम लोग पूर्व में देखेंगे
ताम्रलिप्ति है। और इस प्रकार से यह कुल जो दूरी है, एरिया है, वो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये मौर्यों का साम्राज्य फैला था। क्लियर हो गई बात है। अब आपको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जिंदा रहते ही अपने ताज को छोड़ दिया था और अपने राजपाट को छोड़ करके वो संलेखना करने के लिए भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जा चुके थे। तो जब वो श्रवण बेलगोला चले गए तो उनके स्थान पर कौन आया? आप कहोगे कि उनके स्थान पर आ गए उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार, तो बिंदुसार कब आते हैं? तो आप कहोगे कि सर बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में इनकी ताजपोशी होती है। और कहाँ तक चलते हैं ये? 273 ईसा पूर्व तक चलते हैं। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। क्लियर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इनकी माँ कौन है बिंदुसार की? तो आप कहेंगे दुर्धरा। अब माँ, मदर, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ याद रखनी है कि बिंदुसार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बिंदु, और सार का मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप, तो बिंदुसार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विष का अवक्षेप। विष का अवक्षेप मतलब ये कहा जाता है कि बिंदुसार जब अपनी माँ दुर्धरा के गर्भ में था तो उसी समय माँ ने विष पान किया था। विष पान किया, ये एक चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो विष पुरुष था। तो दुर्धरा ने अपने हस्बैंड के साथ जो है उनकी थाली में खाना खाया था, तो उस विष को वो बियर नहीं कर पाई थी और वो जो वो मर रही थी, तो आचार्य कौटिल्य ने डॉक्टरों को कहा था कि कट द ओम्ब ऑफ द लेडी, मतलब इस लेडी के जो है गर्भ को काट करके और बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। तो आप याद रखिएगा कि कौटिल्य के कहने पर ही, ठीक है, चिकित्सकों ने क्या किया था कि दुर्धरा को जीवित अवस्था में क्या किया? उनके ओम्ब को या गर्भ को चीर दिया और उसके बाद से बिंदुसार को निकाला था। तो बिंदुसार के मस्तिष्क पर एक काला स्पॉट था और उसी काले स्पॉट को देख करके कौटिल्य ने या चाणक्य ने इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा था। अब हम लोग आगे न जाएं, यहाँ पर समझ लें कि बाद में किसकी हत्या होगी। तो आप कहेंगे सुबंधु। ये सुबंधु कौन है? आप कहेंगे आचार्य कौटिल्य का बड़ा दुश्मन है। इसी सुबंधु ने क्या किया था कि जब बिंदुसार की ताजपोशी हुई तो सुबंधु ने एक षड्यंत्र किया था और इस षड्यंत्र का विवरण कहाँ दिया गया है? आप कहोगे कि सर परिशिष्ट पर्वन में दिया गया है। परिशिष्ट पर्वन में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इस किताब में ये कहा गया कि जब बिंदुसार की ताजपोशी हुई तो सुबंधु ने क्या किया कि कौटिल्य के ऊपर एक मुकदमा लांच किया था कि राजमाता दुर्धरा की हत्या का यही दोषी है। परिणाम क्या हुआ? कौटिल्य को हटा दिया गया था और कौटिल्य जब हटा दिया गया तो वन में गमन कर रहा था। उसी समय सुबंधु ने क्या किया कि ऊपल समझ रहे हैं, जो गोबर से बनाया जाता है, तो उन्हीं ऊपलों से धधकती हुई आग में कौटिल्य को पकड़ करके फेंकवा दिया था और कौटिल्य उसी में जल करके मर गया था। ठीक है, लेकिन अब बच्चों हमारे सामने एक बात आती है, बिंदुसार के कितने कितने नाम हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिंदुसार के नाम क्या क्या हैं। सुबंधु को जरूर याद रखिएगा, आचार्य कौटिल्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला यही है बस। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि बिंदुसार के क्या उपनाम हैं। तो देखिए, पहली बात याद रखिएगा ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण, तो बच्चों ब्रह्मांड पुराण में बिंदुसार के दो नाम दिए गए हैं। एक क्या दिया है? एक तो बिंदुसार है ही है, दूसरा नाम है इनका भद्रसार। भद्रसार नाम है। महावंश में इनका क्या नाम दिया है? भदंत महानामा की किताब है महावंश, और इस किताब में इनका नाम बिंदुसार ही दिया गया है। लेकिन बच्चों एक और किताब आती है वायु पुराण, और वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या रखा गया है? नंदसार।
नंदसार, ठीक है। लेकिन यूनानी लेखक, समस्त यूनानी लेखक बिंदुसार का क्या नाम देते हैं? आप कहोगे कि अमित्रोचेटस नाम देते हैं, अमित्रोचेटस। अब ये जो अमित्रोचेटस है, अलर्ट रहिएगा, इस अमित्रोचेटस को फ्लिट ने, इतिहासकार, बड़े इतिहासकार हैं फ्लिट, और फ्लिट ने इसका अनुवाद क्या किया है? इसका अनुवाद किया है अमित्रघात। अमित्रघात मतलब जिसका कोई दुश्मन जन्मा ना हो। तो इसका मतलब यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहते हैं, जबकि फ्लिट इसे अमित्रघात कहते हैं। अब कन्नड़ का एक लिटरेचर है राजबली कथा। राजबली कथा ये कन्नड़ भाषा में है, कर्नाटक अर्थात कन्नड़। कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा की इस किताब में बिंदुसार का नाम सिंहसेन बताया गया है। सिंह है, सेन बताया गया है, ठीक है। आप देखिए बिंदुसार के काल की घटनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए जो बिंदुसार के काल की घटना है उसमें पहली घटना दिखाएंगे तक्षशिला की बगावत, ठीक है। बिंदुसार के काल की घटनाएं क्या हैं? तो उसमें आएगा पहला ही तक्षशिला की बगावत। तो बच्चों जो तक्षशिला की बगावत है यह कौन कर रहा है? वहाँ की जनता कर रही है। क्यों कर रही है? अमात्यों के अत्याचारों के विरुद्ध। अमात्य क्या होता है? आप कहेंगे अधिकारियों को, जैसे आज आईएएस ऑफिसर्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये बड़े अधिकारियों का समूह था अमात्य। तो अमात्यों के अत्याचारों के विरुद्ध किया था। ये बगावत कितनी बार हुई थी? 2 बार हुई थी। तो पहली बगावत का दमन किसने किया था? आप कहोगे कि सर पहली बगावत का दमन राजकुमार या युवराज अशोक ने किया था, और दूसरी बगावत का दमन करने के लिए कौन गया था? सुसीम गए थे। कौन है? अशोक के बड़े भाई हैं। लेकिन जब सुसीम वापस लौट कर आते हैं तो अशोक करता क्या है? सुसीम को, ठीक है, नरक कुंड में फेंकवा देता है, मतलब आग से जलते हुए, ठीक है, कुएं में इनको फेंकवा देता है। किसको? सुसीम को। फिलहाल बाद में देखा जाएगा इसको। और अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि बिंदुसार का धर्म क्या है? तो आप कहेंगे बिंदुसार देखिए वैदिक धर्म का अनुयायी है, ठीक है। लेकिन इसका जो धर्मगुरु है वो धर्मगुरु कौन है? पिंगल वत्स जीव है। पिंगल वत्स जीव है। क्लियर? तो आपको यहाँ याद रखना है, अब पिंगल वत्स जीव ये आजीवक संप्रदाय का है। आजीवक संप्रदाय से यहाँ आपको एक मैटर याद रखना है। वो क्या है कि बिंदुसार जब मरने लगा था तो अपनी जो डाइंग डिक्लेरेशन थी या अपनी वसीयत जो थी, उस वसीयत में वो सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। परंतु यही पिंगल वत्स जीव है जिसने वसीयत में अशोक का नाम डलवा दिया, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं बिंदुसार की वैदेशिक नीति। तो बिंदुसार की जो वैदेशिक नीति है उसमें हमारे पास केवल 2 पॉइंट हैं। क्लियर? वो है सीरिया के साथ और मिस्र के साथ इनका वैदेशिक संबंध क्या है। तो आइए देख लेते हैं। तो हम पहला पॉइंट लाएंगे किसके साथ? सीरिया के साथ। फॉरेन रिलेशन, वैदेशिक संबंध। तो देखिए ये लिख दिया बिंदुसार का वैदेशिक संबंध। तो बच्चों हमको याद रखना है कि जो वैदेशिक संबंध है उसमें पहली बात याद रखनी है, पहली बड़ी बात, कि सीरिया के साथ इनका वैदेशिक संबंध था। तो सीरिया का शासक कौन है? आप कहेंगे एंटियोकस प्रथम सोटर। एंटियोकस फर्स्ट सोटर, ये कौन है? सीरिया के शासक हैं। क्लियर? और एंटियोकस का ही राजदूत था डाइमेकस, और यही डाइमेकस ये मेगास्थनीज के स्थान पर नियुक्त होता है। मतलब मेगास्थनीज जब वापस चला जाता है तो एंटियोकस फर्स्ट सोटर ने डाइमेकस को
बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, अब एक चीज हमको और याद रखना है, इस वैदेशिक संबंध का विवरण एथीनियस भी करता है। एक पर्यटक है, यूनानी पर्यटक है एथीनियस, और ये कहता है से मतलब इससे एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग किया था, 1, 2 और 3। एक तो था शराब, मीठी शराब, और दूसरा था अंजीर फल है ये, और तीसरा है दार्शनिक। तो बच्चों याद रखिएगा कि एंटियोकस फर्स्ट ने ये 2 चीज़ें भिजवा दिया था, लेकिन दार्शनिक के बारे में उसने लिखा था कि वह विद्वानों का या दार्शनिकों का ब्रेन ड्रेन नहीं करता, मतलब इनको वह दार्शनिकों को नहीं दे सकता, विद्वानों को वह क्रय और विक्रय नहीं करता। फिर इसके बाद हमको याद रखना होगा कि इनका मिस्र के साथ क्या रिलेशन है। मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है, उत्तर अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो देखते हैं हम लोग मिस्र के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो आप याद रखेंगे, पहले तो हेडिंग डाल दिया मिस्र। तो जो हमको याद रखना होगा कि मिस्र का जो शासक है वो कौन है, टालमी फिलाडेल्फस है। और ये जो टालमी फिलाडेल्फस है, ठीक है, इसका एक दूत था डायनोसियस, डाइमेकस नहीं, डायनोसियस। और डायनोसियस भी यह किसके दरबार में आया था? आप कहेंगे सर बिंदुसार के दरबार में आया था, लेकिन यह अलग की बात है कि वो पहुंचता कब है, जब अशोक शासन कर रहा होता है तब। फिर आपको याद रखना है, अंतिम पॉइंट है, लामा तारानाथ ने भी अपनी किताब कगयूर और तगयूर में किसका विवरण दिया है? बिंदुसार का विवरण दिया है, और इसे कहा है कि यह 16 नगरों का विजेता था, 16 नगरों का विजेता था, और इसकी साम्राज्य सीमा दोनों समुद्रों के बीच फैली हुई थी। तो बच्चों आज इतना ही। इसके बाद हमारा जो अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आप समझ रहे होंगे क्या होगा, द ग्रेट अशोक आएगा। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।